है कि एनटीए वाले बार बार सिलेबस चेंज कर रहे हैं, तो उससे डरना नहीं है। इनफैक्ट उनको बोलना है कि चाहे जितने कर लो बार, चाहे मतलब जितनी बार तुम सिलेबस को चेंज कर लो, हम मेडिकल कॉलेज लेके रहेंगे। जितने कर लो चेंज सिलेबस, लेके रहेंगे हम मेडिकल कॉलेज। याद रहे बच्चों, जब भी नीट का तैयारी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो तैयारी होता है वो लास्ट के टाइम पे ही होता है। और जो इस बीच में जिसने खुद को उस लायक कर दिया, उसका सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आखिरी प्रहार, हर हाल में करना होगा पार। डू और डाई फॉर योर ड्रीम, अपने सपने के लिए, अपनी चाहत के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो नीट 2K24 के लिए, जो कि 5 मई को होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो देखो सबसे पहले अभी मैंने जो प्लान बनाया है वो अभी 2 महीना 10 दिन का बनाया है। ठीक है, तो अभी देखो फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च हमारे पास है, अप्रैल में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपको करना क्या है बेसिकली, इसमें देखो करना क्या है आप लोग को, तो कुछ नहीं करना है, पूरे सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। पहले तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, मार्च और फरवरी के बीच में आपको पूरा सिलेबस आप कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद जब अप्रैल आएगा तो अप्रैल के टाइम पे आपको दो बार कम से कम उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखो बच्चों, तुम्हारी तरह हर बच्चा इसका तैयारी कर रहा है, हर बच्चा वही चीज़ पढ़ रहा है जो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता है कि सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जहाँ पे 15 लाख से 16 लाख बच्चे अपेयर होंगे, वहाँ पे मुश्किल से 30,000 से 40,000 सीट है हमारे पास, उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी सब लोग छट जाएंगे। तो अगर आपको compete करना है और अगर आप चाहते हो कि उससे आप फाइट करो, और अगर आप चाहते हो कि ये 30,000 का जो सीट है वो इस 30,000 के अंदर आ पाओ, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम भी करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम कल जहाँ थे आज भी वही रहोगे, आगे भी तुम वहीं पे रहोगे। ठीक है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फरवरी में तुमको करना क्या है, फरवरी और मार्च में टोटल 40 दिन है। 40 दिन को देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 20 दिन यहाँ पे है, 20 दिन यहाँ पे है। 20 दिन में तुमको क्या करना है, जो अभी से फर्ज करो कि 20 फरवरी से, ठीक है, 20 फरवरी से लेकर के तुमको 10 मार्च तक क्या करना है कि 60 to 70% सिलेबस को पढ़ जाना है। 60 to 70% सिलेबस आपको कवर कर देना है, और जो बचा हुआ है उसमें से 20% सिलेबस जो है वो आपको मार्च में कंप्लीट करना है। ठीक है, वो अगला 20 दिन में कंप्लीट करना है। इतना जब तुम करोगे तो देखने से तुमको लग रहा है कि तुम्हारा 80% से 90% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग जितना प्लान करते हैं उतना होता नहीं है। शाहरुख खान की एक मोटिवेशनल लाइन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम चांद की छलांग नहीं लगाएंगे, जैसे अगर तुम यहाँ पे तुम्हारा चांद है और यहाँ पे तुम हो, अगर तुम ये नहीं सोचोगे कि तुमको चांद को पाना है तो तुम 10वें माले तक नहीं पहुँच पाओगे। तो अगर तुमको यहाँ पहुँचना है तो तुम्हें यहाँ का छलांग लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर तुमको 50% अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुमको अपना जो प्लान है वो 90% का रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने इस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो बचा हुआ पार्ट जो बच जाएगा सिलेबस का और जो रिवीजन है वो हम लोग अप्रैल में करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है। देखो बच्चों, तुमको दूसरों से अलग करना पड़ेगा तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखो जो 40 दिन था उसमें 40 दिन को तुमको डिवाइड कैसे करना है, पूरे सिलेबस को, होल सिलेबस को आपको 8 भाग में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जिसमें से 11th क्लास 20 दिन के लिए, 12th क्लास 20 दिन को दे दो। ठीक है, और हर क्लास के हर चैप्टर्स को तुम 4 भाग में डिवाइड कर लो। मतलब ये हुआ कि अगर 11th क्लास में तुम्हारा 16 चैप्टर है तो तुम उसको 4 भाग में डिवाइड कर लो। ठीक है, और जो चार दिन बच रहा है, 4 दिन में तुमको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा 5वें दिन
एक ठो टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और तुम देखो खुद को महसूस करो कि तुम जो पहले क्या थे और अभी क्या हो, और तुम्हारे में कुछ चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है। टेस्ट देने के बाद ख्याल रहे जो भी, पहली बात तो ये कि अगर आपको पता है कि ये वाला थोड़ा सा भी डाउट अगर तुमको है कि ये हो सकता है कि मैं गलती करूं, तो बच्चों उस क्वेश्चन को तुमको छूना ही नहीं, वो क्वेश्चन तुम वहीं पे छोड़ दो। अगर तुम्हें ज़रा सा भी डाउट है कि ये क्वेश्चन आंसर ए होगा या बी होगा, तो तुम उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर बाद में सेकेंड टाइम में जब तुम वहाँ पे आओगे तो तुम देखोगे कि वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन डाउट है तो उसको टच नहीं करो, छोड़ दो वैसे ही। एनीवेज इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिस पे आपको हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन नीट एग्जामिनेशन, या फिर कैसे हमको OMR भरना है, या कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट करें, पहले बायो करें कि पहले फिजिक्स करें, पहले केमिस्ट्री करें, और अगर करें तो फिर किस तरह से करें, क्या एक ही बार में सारे को कर दें या फिर 2-3 बार करके हर क्वेश्चन को डील करें। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी। बहरहाल ये वीडियो सिर्फ फाइनल प्लान के बारे में है कि हमको जो 2 महीना 10 दिन हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम नीट की दीवार को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो उसके बारे में आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे देखो तुम्हारा अभी तक 60 से 70% डन हुआ होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा कितना, 20 दिन बचा। अब देखो जो 20 दिन के ऊपर हम लोगों ने जो काम किया था उसमें हम बता रहे हैं क्या हुआ। 10 ठो यहाँ से चैप्टर, 10 यहाँ से चैप्टर, यानी कि 2 टेस्ट तुमने यहाँ दिया होगा, 2 टेस्ट, यानी कि 10 दिन में तुमने 2 टेस्ट दे दिया होगा। क्लास 11 का भी 20 से 30% बचा होगा, 12th का भी 20 से 30% बचा होगा, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताया था, पिछले लाइन में मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास अप्रैल है, तुमको पूरे अप्रैल में करना क्या है ना कि 1 अप्रैल से तुम स्टार्ट करो, फुल सिलेबस को फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो। जैसा कि फरवरी में तुमने स्टार्ट किया था, 20 फरवरी से जो चीज़ तुमने स्टार्ट किया था वही चीज़ तुमको अब यहाँ रिवर्स में जाना है, ठीक है। फिर से तुमको रिवीजन स्टार्ट करना है, उस बार तुमने पढ़ा था इस पर रिवीजन करना है, ठीक है। और 20 अप्रैल तक तुम हर चीज़ कंप्लीट करो। इसके बाद अगर तैयारी तुम्हारी अच्छी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है, अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग टेस्ट दें। और मान लो जिसका तैयारी नहीं है, देखो बच्चों 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसका तैयारी नहीं हो पाता, वो आखिरी टाइम तक, खैर तैयारी तो आखिरी टाइम तक किसी का भी नहीं होता है, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिन लोगों का तैयारी शुरू से वो लोग साल भर मेहनत करते हैं तो हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने ही पढ़ाई करते हैं। उनमें से भी 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के 1 महीना बस पढ़ते हैं, 2 महीना 1 महीना 3 महीना, ज़्यादातर 3 महीना तक का रहता है, 3 महीना 2 महीना वही वाला रहता है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप टेस्ट दो, नहीं है किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है या फिर कोई चैप्टर भी क्लियर नहीं है तो पहले उसको पढ़ो, वही 4 दिन वाला प्लान फॉलो करो। उसके बाद में फुल सिलेबस को, यानी कि उस चैप्टर का फुल सिलेबस आप देखो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट दो, ठीक है। तो ये आपको अप्रैल में करना है, समझ में आया। इसके बाद देखो क्या करना है, जो लास्ट का 10 दिन बचेगा उसमें तुमको क्या करना है, यानी कि अब 21 से लेकर के 30 अप्रैल तक भाई में तुमको रिवीजन करना है। लास्ट रिवीजन आपको 10 दिन में करना है। उस 10 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मतलब कि 21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है बच्चों, कुछ भी नहीं। जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करो। इसके अलावा अलग से कोई दिमाग नहीं लगाओ। और इतना बच्चों ट्रस्ट मी, इतना तुम लिख के रखो कि कोई भी बच्चा पूरा पढ़ के नहीं जाता है, कोई भी बच्चा, इवन जो टॉपर्स होते हैं ना वो भी पूरा पढ़ के नहीं जाते हैं। और टॉपर्स कोई ऊपर से पैदा होके नहीं आते हैं, होता है। तुम भी वही चीज़ पर देखो बच्चों, टॉपर्स उस जिसका रैंक फर्स्ट रहता है और जिसका उससे थोड़ा कम रहता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, दोनों का IQ लेवल कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि टॉपर वाले की बहुत ज़्यादा है और जो सेकंड नंबर पे आया उसका कम है, या फिर जिसका 600 आया उसका बहुत ज़्यादा है और जिसका 598 आया या फिर 590 आया तो उसका बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ कराते हैं, और कैसे कुछ बच्चे कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इन सब पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आखिर क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल में और एक जीनियस में और एक टॉपर में और एक लूज़र में, ठीक है। और क्या, और कभी भी खुद को ये मत समझो कि बहुत ज़्यादा मतलब तुम लो हो या फिर तुम नेगेटिव खुद को मत लो, ठीक है। तुम में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। मई में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मन किया, ऐसा नहीं है कि मई में, क्योंकि मई में तो ऐसे भी 5 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो अगर उससे पहले तुमको मन किया तो 2-3 दिन अपना रिवाइज कर सकते हो, लेकिन 4 मई को आपको कुछ नहीं कर पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल इंजॉय करना है। जितना ज़्यादा खाना पीना है वो खाओ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, जो करना है, नींद लेना है नींद लो, जो करना है, लेकिन 4 मई को आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना है बच्चों, ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट है फुल्ली, क्योंकि जब तक आप फुल्ली रेस्ट नहीं लोगे तब तक आपका जब तक आपका नींद पूरा नहीं होगा, आप रिलैक्स नहीं होगे, वहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो तुमको 20 फरवरी, अभी ये फिर से मैं रिवर्स आ रही हूँ, ठीक है, कि 20 फरवरी से तो मैंने स्टार्ट किया था, आपकी पढ़ाई 20 फरवरी से स्टार्ट हुई, तो 20 फरवरी से 31 मार्च के बीच में आपको करना क्या है। तो देखो फिजिक्स में कुछ नहीं करो, जो भी आपके पास पहले नोट्स है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, बनाना है। नोट्स है तो पहले आप नोट्स पढ़ लो, उसके बाद अगर नहीं है तो उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो, कोशिश करो। फिजिक्स में 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चों का कंप्लेन यही रहता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता। बाबू फिजिक्स के जितना आसान कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बायो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स ज़्यादा इजी है अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, उसको बना के देखो, क्योंकि 2 ही चीज़ उसमें करना है। एक तो आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, ऑफकोर्स अब उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। आप उस नोट को देखो, आप पहले उसको रिवाइज करो, सेकंड में आपको रिवाइज करना है 5 से 6 बार, कुछ लोग 5 से 6 बार करते हैं, अगर तुम कम में भी कर सकते हो 2 से 3 बार करो, 5 से 6 बार करो, किसी 7 से 8 बार भी कर सकता है। उसके बाद जो भी उस चैप्टर का फॉर्मूला है या फिर जो भी की पॉइंट है, उसको कहीं पर ऐसे बॉक्स बना करके लिख लो, जैसे 1 2 3 ऐसे करके आपको हर फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, या फिर आपके माइंड में होना चाहिए, या फिर सामने होना चाहिए। उसके बाद क्या करो कि हर चैप्टर से कम 100 से 150 क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है। इसके अलावा दोबारा से अगर मान लो ये क्वेश्चन आपने 150 क्वेश्चन आपने बनाने के लिए बैठे, लेकिन 150 में मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 70 ही बना, तो आप देखो कि बाकी के क्वेश्चंस तो थे वो क्यों नहीं बने। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से नोट्स देखना है और फाइनल आपको टेस्ट देना है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर ये अब आ जाओ बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है बच्चों, बायोलॉजी वैसे भी सबका अच्छा होता है, ऑफ कोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। बायोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT देखना है। NCERT कहाँ, इतना याद रखना, सुनने में जितना छोटा है ना NCERT, इसको पढ़ने में और समझने में सबकी नानी याद आ जाती है, क्योंकि NCERT वालों ने, NTA वालों ने जो सिलेबस बनाया है और जो NCERT बुक जो है बायोलॉजी की जो बनाया है, उसका रहता है 1 लाइन, और जब इसको तुम डिफाइन करोगे ना तो यहाँ से तुमको 10 लाइन समझ में आएगा। समझ में आया? ये बहुत आसान नहीं है NCERT। बोलने को इंसान बोल देता है कि NCERT पढ़ो, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आपको NCERT ही पढ़ना है बायोलॉजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ NCERT, क्योंकि तुम्हारा जो 90 क्वेश्चन है, 90 में 88 क्वेश्चन, 85 to 88 क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट NCERT से ही आता है, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लॉजिकल हो, या फिर घुमा के हो, कैसे भी करके हो, लेकिन वो, या फिर उसका डायरेक्ट लाइन हो, वो NCERT से ही आता है। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है या फिर जो 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि NCERT से बाहर से आ गया। ऑफकोर्स कभी कभी आता भी है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन NCERT से आते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन होता है जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, या फिर NCERT बुक से ना करके कहीं और से आ जाता है, या फिर इस तरह से वो घुमा के उन लोग पूछते हैं कि आपको लगता है कि ये पता नहीं कौन से भूत का नाम है। तो खैर वो अपनी अपनी सोच है, हालांकि जो मेजॉरिटी है वो NCERT से आती है। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि 100 से 150 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का, इसके लिए मैं आपको दो बात बोलूँगी। या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक रख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, या फिर आपके पास एक और रास्ता है,
जो NCERT आप बुक पढ़ रहे हो, फर्ज करो आपने टॉपिक पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मान लो आपने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो आप वहाँ से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करो कि अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपने उसमें पढ़ा क्या, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, आप पहले खुद से बनाओ। और इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो। ये जो मैं 100 से 150 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे बुक को उठा के बनाने हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाओ और NCERT में खुद से उसको क्रिएट करो, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करो। देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए या फिर खुद के लिए मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें जो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये सब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने पहली बार नीट दिया था तो उस टाइम मेरा मार्क्स आया था 365, जो मैंने 12th के साथ दिया था। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम दिया, ये पहली बार नीट में आया था, ठीक है, जब मैंने सेकेंड टाइम दिया तो ऑफकोर्स मेरा 575 आया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो फ़र्क है ना आपको दिख रहा है, ये दोनों फ़र्क में कहाँ से आया। तो यहाँ पे मेरा 365 आने का मेन रीज़न ये था कि मैंने उस वक्त NCERT को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि NCERT में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने भी आप लोगों की तरह एक गलती की थी कि ये बुक इतनी छोटी है, इतनी पतली है, इसमें है ही क्या। मैं उसकी क्वांटिटी पे चली गई थी, उसकी क्वालिटी को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। और ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि बच्चे यही चीज़, सेम चीज़ हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं, हम लोग उसकी क्वांटिटी के ऊपर चले जाते हैं, क्वालिटी हम लोग उसकी नहीं समझते हैं। इसीलिए फिजिक्स का क्वेश्चन हमसे बनता नहीं है। हमको लगता है कि यार एक लाइन है इसमें, जब तक हम 4 पेज नहीं भरेंगे तब तक ये बनबे नहीं करेगा। वैसा कुछ नहीं है मिस्टर, ठीक है। तो यहाँ तक, इसके बाद देखो क्या हुआ। शॉर्ट नोट्स आपको अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आई मेरी बात। इसके बाद आपको नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, हाँ, केमिस्ट्री का। तो देखो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको। अबे रुको यार, केमिस्ट्री में ये करना है कि जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको आपको फुल्ली NCERT से करना है। NCERT का हर एक लाइन से। इसके बाद देखो क्या हुआ। शॉर्ट नोट्स आपको अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आई मेरी बात। इसके बाद आपको नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, हाँ, केमिस्ट्री का। तो देखो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको। अबे रुको यार, केमिस्ट्री में ये करना है कि जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको आपको फुल्ली NCERT से करना है। NCERT का हर एक लाइन, सेम चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो बायोलॉजी के लिए हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो, NCERT मस्ट है, आप छोड़ नहीं सकते उसको। वहाँ का हर एक लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT करना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि आपने NCERT पहले से कर रखा है, तो ऑफकोर्स आप प्रीवियस ईयर में भी आप ऐसा नहीं है कि 15 साल पहले का क्वेश्चन बना करके देखो। मोस्टली आप 4 से 5 साल तक का क्वेश्चन देखोगे ना, हो जाएगा आपका काम। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंदी मत करो चीज़ों को, ठीक है। आप सिर्फ अभी आप 24 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। आप 22 के 19 से लेकर के अभी तक का सारा क्वेश्चन देख लो। 19 का देखो, 20 का देखो, 21, 22, 23, 5 साल का देख लो, हो गया। फिर ऑर्गेनिक के लिए, और अगर ऑफकोर्स ऑर्गेनिक के लिए हम बोलेंगे कि NCERT का हर एक जो भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफकोर्स आपको उसको नहीं छोड़ना है। जो भी आपके टीचर्स ने आपको नोट प्रोवाइड कराया होगा या फिर आप जहाँ से भी आपने नोट्स रखा है उसको ऑफकोर्स आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे या फिर मेरे टेलीग्राम ID पे भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और इसके अलावा रिवाइज़ आपको क्या करना है, 4 से 5 बार रिवाइज़ करना है इसको बनाने का। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, ज़्यादातर बच्चों का क्या क्लेम रहता है कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते नहीं हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मीथेन है तो मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत जगह पे है, तो बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट आएगा क्या।
कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको करना होता है, कभी कभी सेम चीज़ रहेगा, मीथेन को ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कुछ और रहेगा। कभी कभी कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट के बदलने से, मान लो कैटलिस्ट अगर पीटी है तो फाइनल रिजल्ट कुछ और आएगा, और अगर मान लो कैटलिस्ट हमने चेंज कर दिया तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ और आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम वैसे ही अगर बेंजीन का रिएक्शन है तो सेम बेंजीन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन खुद से लिखना होगा। आप कुछ नहीं करो, बस आधा घंटा खुद को टाइम दो, एक एक चैप्टर को उठाओ, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है इस वीडियो में। एक एक चैप्टर को उठाओ, यहाँ पे अपना NCERT बुक रखो, यहाँ पे एक अपना कॉपी रखो, एक पेन लो, और हर एक रिएक्शन को खुद से पहले लिखने की कोशिश करो। चैप्टर 1 से, ज़्यादा तो है भी नहीं, 3 4 5 है, मान लो 12th में है तो 12th में मुश्किल से 4 से 5 है चैप्टर, अब तो खैर रिड्यूस हो गया है। तो कुछ नहीं, आप पहले खुद से रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी गाइज, अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है या फिर नहीं हो पाएगा या फिर इतनी जल्दी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वीडियोस तो ऐसे ही होते हैं, काम अब नहीं करता है। आप करके देखो, 1 हफ्ता जैसा मैंने बताया वैसा करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो फाइनली तुम्हारा आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है कि ये थोड़ा थोड़ा इसको ना, फिजिकल केमिस्ट्री को एक्चुअली फिजिक्स का ना, इसको आप नाना बोल सकते हो, वो इसलिए क्योंकि नाना जी ये थोड़े से शांत हैं, लेकिन जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये भी थोड़े कम नहीं है जनाब, इनको भी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ही घमंड है, तो इनका भी घमंड हम लोग ख़त्म करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप NCERT पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओगे NCERT। देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें इनऑर्गेनिक में आपको NCERT का हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में आपको हाईलाइटेड लाइन पढ़ने पड़ेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो मेन उसका समरी दिया रहता है, जो हाईलाइट करके दिया रहता है कि इस हेनरीज का लॉ ये है, तो आपको उस पॉइंट को सिर्फ पढ़ना है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चन आपको इंडेक्स में दिया रहेगा या फिर एक्सरसाइज में दिया रहेगा, आपको उसको करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके सर लोगों ने आपको नोट प्रोवाइड कराया है उसको देखो, लेकिन हाँ जो भी क्लास में आपके क्वेश्चंस कराए गए होंगे आप उसको मत छोड़ना। बहुत भारी क्वेश्चन मत बनाना बच्चों, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन आता है। NTA वाले जो नीट का एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके पास लॉजिक है कि नहीं। कल को आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, कल को आपकी ड्यूटी एम्स में होगी, तो एम्स में आपके पास ना कोई बुखार वाला मरीज़ नहीं आएगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं हल्का फुल्का बुखार है, दे दीजिए पैरासीटामोल खा लेंगे, इसके लिए नहीं आएगा। वहाँ पे आपको जो लोग बहुत परेशान रहेंगे वो आएंगे। आपका दिमाग उतना तेज़ काम करना चाहिए कि जैसी पेशेंट आए आप उसको देखते के साथ। अभी जब हम लोग जाते हैं अपने कॉलेज में, जब हम लोग जाते हैं OPD में या IPD में, तो वहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि कैसे करना है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सिखाया जाता है कि आपका माइंड कितनी शार्पली काम करना चाहिए, आपको एट अ टाइम पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो सेम उसी तरह नीट का एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है, इसलिए नहीं लिया जाता कि आपको लंबा दे दिया जाए गुना और भागा करने के लिए, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके लिए नहीं होता है। वो लोग बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। समझ में आया बात। खैर इन सब चीज़ों पे कैसे हाउ टू डन स्मार्ट वर्क और स्टडी में किस तरह से काम करना चाहिए उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी इस पर ध्यान दीजिए। हाँ तो नेक्स्ट में आपको करना क्या है कि 50 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का बनाना है। 50 का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही तरह के सारे, मैंने बोल दिया 50 क्वेश्चन आपको बनाना है तो आपने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर से आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे 50 क्वेश्चन बना दिया, वैसे नहीं करना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको वहाँ पे बनाना है, समझ में आए, वो चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो अगर फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको उस जितने भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको वीडियो वहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। आप देखो टाइम ख़त्म होने वाला है, ये भी आ गए जनाब। ये फाइनल कुछ टिप्स हैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस से हैं, तो इसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो की लाइन्स है कुछ, वो की लाइन्स क्या है, तो कभी भी ये मत सोचो कि तुम जो भी करोगे परफेक्ट होगा,
ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि कल हम लोग 1D ख़त्म कर देंगे, चाहे कुछ हो जाए कल हम लोग लॉज ऑफ मोशन को तो ख़त्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कल तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चट्टा बट्टा निकाल के रहेंगे। बाबू ऐसा नहीं होता है। और मान लो शाम तक अगर नहीं होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हमसे नहीं हुआ, वो ज़्यादा अच्छा है, वो तो कर लेती है, इवन कर लेता है, तो हम उससे इन्फीरियर हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो बाबू कोई भी परफेक्शन, किसी के अंदर परफेक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी हर किसी के अंदर होती है। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो कभी भी डोंट एम परफेक्शन, कभी भी परफेक्शन वाला एम तुम मत बनाओ कि करेंगे तो 100% करेंगे और नहीं तो करेंगे ही नहीं, वैसा नहीं है। तुम कोशिश तो करो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शाहरुख खान का लाइन क्या था कि अगर तुमको छलांग लगाना है चांद तक का, तुमको चांद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर तुम चांद का छलांग लगाओगे तो तुमको 10वां माला तो पक्का मिल जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं तो तुम पहुंच ही जाओगे। अगर तुम यहाँ ये सोच के चल रहे हो ना कि मुझे एम्स चाहिए, अगर तुम्हारा सपना वहाँ तक का है, तो अगर एम्स तुमको नहीं भी मिला ना तो भी तुमको टॉप कॉलेज तो मिल ही जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। दूसरा चीज़ कि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज तुमने 4 घंटा पढ़ा और कल तुमने कल तुम मान लो फिर से 4 घंटा पढ़ लोगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आज तुम फ्री हो, आज संडे है तो तुम फ्री हो तो तुमने 4 घंटा पढ़ लिया, कल हो सकता है तुम्हारा क्लास हो और तुम 4 घंटा के बजाय सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ो। या फिर ये भी हो सकता है कि आज तुमने जितने अच्छे से किया, आज तुमने 10 क्वेश्चन किया तो कल भी तुम्हारा 10 क्वेश्चन हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी दिन इक्वल नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, हमारे प्लान से लाइफ नहीं चलती है, लाइफ अपनी मर्ज़ी से चलती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी क्लेम नहीं करना है, कभी भी परेशान नहीं होना है कि आज मैंने इतना किया कल उतना, कल नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें नहीं। ऑफकोर्स आज जितना हुआ हो सकता है कल उससे अच्छा हो, ये भी हो सकता है कल उससे ख़राब हो, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कभी भी सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जैसे जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इनफैक्ट मेरे साथ तो खैर कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कभी सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इवन कॉलेज मिले नहीं मिले ये बात की बात है, लेकिन मैंने कभी भी अपने इवन अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सोना आपको मस्ट है, आपको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना पड़ेगा। देखो होता क्या है, सोने का क्या लॉजिक है, इस पर मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब बार बार बोलोगे, बार बार मैं बोल रही हूँ कि बनाऊंगी, कब बनाऊंगी? ऑफ कोर्स बनाऊंगी, क्योंकि देखो बच्चों मेरा भी कॉलेज रहता है, मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता। कभी कभी टाइम मिल जाता तो बना लेती हूँ वीडियो, ठीक है। कभी कभी लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ, इसलिए मैं बनाती हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोने के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके अलावा 10 से 12 घंटा पूरे दिन में, आपको 24 घंटा है ना तुम्हारे पास, कितना घंटा है? 24 घंटा। 24 घंटा में तुम 8 घंटा 7 घंटा सोने के लिए निकाल दो, 10 से 12 घंटा तुम पढ़ नहीं लोगे? अब ऐसे भी हो जाएगा। अगर तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो तो 10 से 12 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कभी भी डोंट अंडर एस्टिमेट कंसिस्टेंसी, कभी भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बच्चों। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक।